नमस्कार, मैं हूं सुचारुता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये है कि चेहरे बदल जाने से, नाम बदल जाने से और कुर्सियां बदल जाने से क्या पश्चिम बंगाल की जनता का मन भी बदल जाएगा? कम से कम ममता बनर्जी को यही लग रहा है। और क्या यही डर सता रहा? बम और गोलियों की आवाज भी क्या पश्चिम बंगाल में बदल जाएगी अगर अधिकारी बदल जाएंगे? आज सवाल ये पूछ रहे हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी तस्वीर से कर रही हूं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस आज सड़क पर उतरी और इसकी कमान खुद ममता बनर्जी ने संभाली है। ममता की पार्टी ने पहले से ऐलान कर रखा था कि वो गैस सिलेंडर के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे। सिलेंडर का कटआउट लेकर ममता की पार्टी सड़क पर उतरी भी, लेकिन इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिखाती है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ सिलेंडर युद्ध भी होगा, हर युद्ध होगा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये लड़ाई जारी। ममता बनर्जी ने जिस मुद्दे को बड़ा बनाया वो उनके अफसरों के तबादले का मुद्दा है। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ ममता बनर्जी कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से निकली और धर्मतल्ला तक पहुंची। ये उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन इससे पहले आज ममता बनर्जी की पार्टी ने राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अफसरों के तबादले का जो कदम उठाया है वो सरासर गलत है। डेरेक ओब्रायन ने इसे आधी रात के सन्नाटे में उठाया गया एक्शन कहा, यानी चुपचाप गुपचुप तरीके से उठाया गया कदम था। लेकिन चुनाव आयोग ने किया क्या है यह भी सुन लीजिए, जिस पर टीएमसी इतनी आक्रामक है कि सड़क पर उतर आई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 4 बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटाया है, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। अब इन चारों को कल तारीखों का ऐलान हुआ और इनको आधी रात इनका तबादला कर दिया गया, इन्हें इनके पद से हटाया गया है। अब पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इसकी दलील भी दी है, वो भी आपको बता देती हूं। टीएमसी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को हटाया गया वो तो दरअसल ममता बनर्जी के लिए ही काम कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया क्योंकि ये वही अधिकारी थे जो ईडी की रेड में बाधा डालने के लिए पहुंच गए थे। ऐसे में चुनाव आयोग उन्हें नहीं हटाता तो निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे होंगे? तो बीजेपी की दलील भी सामने आ गई। अब ऐसे में बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल की तारीख आ गई है। 4 मई को नतीजों का दिन होगा। सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। सिलेंडर भी मुद्दा हो गया है जो आप सड़क पर देख रहे हैं। सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे विपक्ष का यह मुद्दा बन गया है। क्या सिलेंडर के जरिए अब सियासी युद्ध लड़ा जाएगा? क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी उतरी तो थी अपने अफसरों के तबादले के मुद्दे को लेकर, लेकिन आप हाथों में देखिए सिलेंडर के पोस्टर और सिलेंडर लिए हुए प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि सियासी युद्ध में भी अब सिलेंडर की एंट्री हो गई। एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए और यह भी सुन लीजिए कि किसने क्या कहा, उसके बाद अपने मेहमानों को। They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house in protest against what the Chief Election Commissioner is doing. We, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. ममता बनर्जी के सांसद ने कमीज के कॉलर का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो जवाब देने के लिए सामने खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए। चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और इस सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। तृणमूल कांग्रेस जिस कार्रवाई को आधी रात के सन्नाटे में हुआ एक्शन बता रही है, उसमें नंदिनी चक्रवर्ती मुख्य सचिव हटा दी गईं। उनकी जगह दुष्यंत नारियाला को लाया गया। जगदीश प्रसाद मीणा गृह सचिव हटा दिए गए। उनकी जगह संघमित्रा घोष नई गृह सचिव बनाई गई। पीयूष पांडे डीजीपी हटा दिए गए। उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता को कुर्सी पर बैठाया गया। सुप्रतिम सरकार पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए। उनकी जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं।
आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। 5 राज्यों के चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। वो तो चीफ मिनिस्टर को बात सुन के चल रहा है, ये तो अच्छा नहीं किया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन शांति से वोट चुनाव में चलाने के लिए ये किया, पदक्षेप किया, सही बात किया। यानी समाजवादी पार्टी और आरजेडी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने पर तुले हुमायूं कबीर ममता के खिलाफ बाग़े सुर में जरा भी नरमी बरतने को तैयार नहीं हैं। और आज सवाल इंडिया का, बंगाल में जो हुआ वो ममता के खास अफसरों की छुट्टी है या निष्पक्ष चुनाव के लिए सफाई अभियान है। आज सवाल ये कि क्या ईसी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार की लड़ाई चुनावी लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है। सवाल इंडिया का ये कि क्या बंगाल में समीकरण बदल रहे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हुई है। सवाल ये भी कि बार बार ये आरोप लगाना कितना सही है कि चुनाव आयोग का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। और सवाल ये भी कि क्या सिलेंडर युद्ध बीजेपी के खिलाफ चुनाव जिताएगा, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता जी, हमारे साथ प्रीतम कर्मकर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं। ममता बनर्जी लगातार हमला बोल रही हैं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं जल्दी से। কি করছেন আপনারা? নন্দিনী চক্রবর্তী সিএস ছিল, একজন বাঙালি মহিলা। আপনারা অ্যান্টি বেঙ্গলি শুধু নয়, অ্যান্টি হিন্দুও, অ্যান্টি হিন্দিও, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আপনারা নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাত্রি 12:30টার পরে তাণ্ডব করে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। একবার রাজ্যকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলেন না, বিজেপি দালালি করতে গিয়ে। ধিক আপনাদের, লজ্জা আপনাদের। 2, হোম সেক্রেটারিও বাদ, তিনি তো নন বেঙ্গলি, কেন বাদ হলো? ডিজি কে ছিলেন? পীযূষ পান্ডে, এক কথায় বাদ, তিনি তো নন বেঙ্গলি ছিলেন। तो आपने सुना ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि इन अधिकारियों को हटाया है क्योंकि ये बंगाली हैं। नंदिनी चक्रवर्ती, आप एंटी बंगाली हो, आप एंटी हिंदू हो और एंटी हिंदुत्व भी हो। तो शिवम जी सबसे पहले तो इसी का जवाब दे दीजिए कि इन अधिकारियों को हटाया गया। बंगाली अस्मिता का मुद्दा ममता बनर्जी उठा रही है, आप उन्हें हटाते हो, एंटी बंगाली हुआ। शिवम, तो ये मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ सुचारिता जी कि जहाँ तक इलेक्शन की बात है, पहली जो प्रायोरिटी है किसी की भी इलेक्शन कमीशन की, वो सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर जो चुनाव है उसकी शुचिता बनी रहे। एक चीज़ बहुत साफ है, जिस तरीके से पिछले चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो लगातार पोस्टपोल हिंसा हर चुनाव के बाद हुई है, वो बेहद खतरनाक है। दूसरी बात एक और है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का एक बोल्ड मूव रहा कि पिछली बार 8 चरणों में चुनाव था, इस बार मात्र 2 चरणों में चुनाव है, अर्थात चुनाव को बेहतर तरीके से करने की पूरी तैयारी है। रही बात चुनाव आयोग को गाली देने की, क्रिटिसाइज करने की, बुरा बताने की, ये लगता है मुझे इस देश में अब कोई ऐसा देश, एक ऐसा कोई राज्य इस देश में बचा नहीं है जहां पर विपक्ष चुनाव हारने वाला ना होता हो और वो इलेक्शन कमीशन को ना गलत बताता हो, गाली देता हो, गरियाता हो, कहता हो। एग्जाम्पल मैं आपको अभी कह दे रहा हूं कि चुनाव हारने के बाद टीएमसी कहेगी ये एसआईआर की जीत है, ये इलेक्शन कमीशन की जीत है। आप ये मानकर चल रहे हैं टीएमसी चुनाव हार रही है? अरे ज्ञानेश कुमार की जीत है, ऐसा ही बोलना है इन्होंने। पिछले 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, कोई मुझे एक ऐसा स्टेप लाकर दिखाए, कभी इन्होंने ग्रेसफुली, मुझे कोई एक नेता बताइए, एक पार्टी जिसने एब्सोल्यूट 100% आकर ये कह दिया हो कि हाँ हम ग्रेसफुली चुनाव हारे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हम छत्तीसगढ़ में भी हारे थे, हम राजस्थान में भी हारे थे, हम मध्य प्रदेश में भी हारे थे, हम कर्नाटक में भी हारे थे, इसके अलावा हम दिल्ली में भी हारे थे, इसके अलावा हम झारखंड में भी हारे थे, इसके अलावा बंगाल में हारे। हम तो नहीं रोते जी, हम तो नहीं कहते आप ये करते हैं, हम तो नहीं कहते कि किस तरीके से स्थितियां खराब हो जाती हैं, हम तो नहीं कहते कि इतना बड़ा अमला लगाना पड़ता है बावजूद उसके चुनावी हिंसा की स्थितियां बनी रहती हैं।
नहीं, आप चुनाव कहते हम हैं, बिहार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं कहते हैं? आप कहते हिंसा हैं जो आम जनता पे होती है। नहीं, पर आप लोग इसे मुद्दा तो बनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते। ये क्यों कह रहे हैं कि आप कहते नहीं है? मैं क्या नहीं कहता? पिछले चुनाव में भी आपने इसे मुद्दा बनाया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा होती है और ये सब कराने वाली ममता बनर्जी और टीएमसी है। राजनीतिक हिंसा हम हमेशा कहेंगे। हाँ। अगर पोस्ट पोल के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि महिलाओं को, बच्चों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मुर्शिदाबाद में अगर स्थिति ये हो जाएगी कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाएगा और उसके बाद वहां पर जाकर जो है गवर्नर को मिलना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे। मैं कहता हूं कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की अभी टोटल चुनाव की अगर मैं खासतौर पर बात करूं 2014 के बाद से 44 चुनाव हम जीते हैं, 3 सेंट्रल और 41 जो है स्टेट्स के, और अप्रोक्सीमेटली 30 चुनाव ये भी जीते हैं। उन 30 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता का बड़ा का ये बता दीजिए जिसने ये कहा कि नहीं ये इलेक्शन कमीशन की वजह से हो गया, या फिर ये जो है इसमें जो है धांधली हो गई। हम कहते हैं कि हम हारे, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। राजनीतिक हिंसा हमेशा हुई है। नहीं, रिजू जी के पास जाऊंगी। रिजू जी, बात बताइए, जो अधिकारी, अब ये सीधा मानना है, क्योंकि सुकांता मजूमदार ये बात कह रहे थे कि भाई जो अधिकारी ईडी को काम करने से रोकेंगे वो निष्पक्ष नहीं हो सकते, उन्हें हटाना पड़ेगा, वरना चुनाव में क्या होगा? आप उन्हीं अधिकारियों के समर्थन में हैं जी। सुचरिता जी, मैं देखिए कुछ साफ बातें कहना चाहता हूँ। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करती है, ये सबको पता है, हर बच्चे को पता है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के इशारों पे नाच रहे हैं, ये सबको पता है। उनको भेजा गया है बंगाल में वोट चोरी करने के लिए और उनको टारगेट दिया गया था। बकायदा जो वीडियोस आपके पास भी है, आप बहुत बड़े चैनल है, कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ नाम काटने के लिए, वो हो नहीं पाया। ममता बनर्जी ने चोरी पकड़ ली, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया। भले ही 60 लाख अभी भी एडजुडिकेशन में है, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या मैं खत्म कर लूं मैडम? हाँ, बोलिए। आपको बोलने के लिए बुलाया है सर। थैंक यू। तो उसमें जो उन्होंने किया वो कर सकते हैं, वो उनके हक में है, पर रात को 12:30 बजे इतना डर क्यों, इतना पैनिक क्यों? मैं ओपनली आपके चैनल पे बोल रहा हूं और ये चैलेंज है ज्ञानेश कुमार जी को, आपको जिसको बदलना है बदलिए, जितनी बार बदलना है बदलिए, पर बंगाल की मुख्यमंत्री को आप नहीं बदल पाएंगे। चौथी बार के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगी। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी इलेक्शन हार जाता है तो वो इसके ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगा के रोने बैठ जाते हैं। हमको अभी तक हारना नहीं पड़ा। इंडिया के तरफ से हम बैटिंग करते हैं, अभी भी बीजेपी के खिलाफ 1:1 कंटेस्ट में 1:1 ले लीजिए आप यहाँ पर भी। नहीं, 1:1 कंटेस्ट, मतलब मैं डेटा बोल रहा हूं, किसी के साथ नहीं, कोई गठबंधन में नहीं। 1:1 कंटेस्टेंट में 16 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन, 21 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन, हम लोग का स्ट्राइक रेट 4-0 है। तो अभी तक तो हमें रोना नहीं पड़ा, बीजेपी को ही बंगाल में रोना पड़ा है। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं आपको इतना गारंटी देता हूं। नहीं, तो रिजू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप चौथी बार भी आ रहे हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? सीईसी के खिलाफ के इशारों पर नाच रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? ये भाषा ही खराब लगती है, सुनने में ही खराब लगती है सर। तो आप क्यों बोलते हैं ये सब? आप तो आ रहे हैं ना, चौथी बार भी आ रहे हैं। मैं आपको सीधा बात बता रहा हूं, आप एक महिला एंकर है और नेशनल चैनल है, इसलिए मैंने ये सब इस्तेमाल किए, नहीं तो और खराब शब्द को व्यवहार करना चाहिए उनके खिलाफ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, या अगर पूरे भारत में आपकी चैनल सर्वे करती है तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हमें दिक्कत नहीं है कि वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है, सिर्फ झंडा पकड़ना बाकी है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो मर्जी करना कीजिए, आप तो साम दाम दंड भेद वोट चोरी। भाई ये तो रिजू दत्ता जी खुलकर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के आदमी हैं। समीर जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के आदमी हैं, आप सर्वे करा लीजिए, कौन कहेगा नहीं है। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इतना हो हल्ला और ड्रामा करने की आवश्यकता है नहीं। आसाम में भी कुछ ट्रांसफर्स हुए हैं, उनकी लिस्ट इस प्रकार है: मिस सोमालिन सुदर्शनी IPS 2019, श्री KR शीतल कुमार IPS 2020, मिस आंचल चौहान IPS 2020, श्री सुधाकर सिंह IPS 2013, श्री मोहनलाल मीणा IPS 2016। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह चिट्ठी है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहां भी। क्यों रोते रहते हो 24 घंटा भाई? जीतने भी वाले हो, इलेक्शन भी हल्ला किया है। अरे मैं आपकी बात है, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन जो है भारत, अब बीच में नहीं बोलिए, मेरे पास भी बहुत अच्छे शब्द हैं।
महिला एंकर है अरे इसलिए मैं भी मैंने सम्मान हल्ला करना किया। चाहता हूँ। अरे तो आप- डिबेट का आप डेकोरम शुभम जी बना बोल कर रहे हैं, रखिए, हम बीच हल्ला में कर रहे हैं। चिल्लाना नहीं होता है। मैंने बोला हल्ला आपके नहीं बीच में कर रहे हैं, आपके बीच प्रेम में से कोई बोला। चिल्लाया, आपके बीच में कोई चिल्लाया। अच्छा, बात खत्म कर लीजिए आपका, बात थैंक यू। खत्म हाँ, कीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने से ही पहले ज्ञानेश कुमार खराब है, इलेक्शन कमीशन बेकार है, भारतीय जनता पार्टी का 4:4 का कौन सा 4:4 का रिजल्ट है भैया? भारतीय जनता पार्टी 4-0 भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। ममता बंगाल बनर्जी की आई बात थी कर दिल्ली एक बार प्रधानमंत्री बंगाल बनने, की बात कर रहा हूं। 200 कुर्सियां नहीं मिली थी अन्ना हजारे के साथ। दोस्तों बाहर निकल कर की देखो, बात कर पता रहा हूं। आएगा किस भारतीय जनता बंगाल पार्टी से। में अरे बंगाल कमाल की बात हो बात हो रही है, गई। डिबेट मतलब बंगाल की हो विराट, अच्छा, ठीक है, एक सेकंड, एक नहीं, विराट कोहली से किसी मोहम्मद यूसुफ का कंपैरिजन कोई अरे बनता है क्या? बंगाल की बात हो अरे रही है, अरे बंगाल का देश की बात हो रही है भाई। अरे आपको देश की बात नहीं है अभी, क्यों बंगाल की बंगाल बात देश का है, रिश्ता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की कितनी अरे सरकार है डिबेट का केंद्र में? टॉपिक क्या है? आपने कोशिश नहीं की क्या? बीजेपी को बता अरे दीजिए। आपने कोशिश नहीं की क्या? बंगाल में चुनाव लड़ते हो कि डिबेट का नहीं? गोवा में टॉपिक चुनाव बता लड़ते हो कि दीजिए। नहीं? दिल्ली में कोशिश देखिए, मैं एक बार- जीरो, और इस बार यहाँ भी हारो। मैं एक बार बता यही दूं आप अंकारी दोनों को। शब्द- सुनिए रिजू जी, यही शिवम अंकारी जी, शब्द सुनिए मेरी ममता बात। बनर्जी के भैया अरविंद केजरीवाल के भी थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं पंजाब अरविंद से भी केजरीवाल, नहीं निकल पा रहे, होता है ये। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी वाली राह पे जा रही है ममता बिल्कुल ऐसा बनर्जी। दोनों। देखिए एक चीज है सुचरिता जी, अगर मैं आपसे अक्सर सब मिलता उनके रहूंगा, साथ बात खड़े करता हैं। रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा, तो कहीं ना कहीं वैसे ट्रेड्स आ ही जाते हैं आदमी में। वो केजरीवाल जी का भी यही बयान था एक मिनट रुकिए। असेंबली में खड़े मैं होकर, एक बार एक बड़ी खबर भी बता रही हूं। 50 साल नहीं हारने वाला, अगले नहीं हार गए। मनोज जी की बात में जाएंगे। मैं बड़ी खबर बता रही हूँ क्योंकि अखिलेश यादव भी बोले ममता बनर्जी को हरा चुके शुभेंदु अधिकारी फिर एक बार उन्हें टक्कर देने जा रहे हैं। बंगाल बीजेपी ने आज 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है और इस वक्त विधायक भी। 2021 के विधानसभा चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव हराया था। बीजेपी में शामिल होने से पहले अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी रहे, ये सब जानते हैं जो लोग राजनीति फॉलो करते हैं। इसके अलावा आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल, अलीपुरद्वार से परितोष दास को टिकट मिला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि वो लड़ाई जो पिछली बार हमने 2021 में देखी थी समीर जी, वो इस बार भी देखने को मिलेगी। फिर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव परिणाम होगा वो दिल्ली के विधानसभा के तरह का चुनाव परिणाम होगा। जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे थे, मतलब यू अग्री और आम आदमी पार्टी हार गई थी। मुझे लगता है उसी तरीके से ममता बनर्जी के लिए चुनाव बहुत टफ होने वाला है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार के फिर उपचुनाव भवानीपुर से जीती थी। इस बार भवानीपुर भी ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहने वाला है मुझे लगता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन जमन स्तर पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक वहाँ जमन स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ है। और इसी कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग अभी 2014 के बाद बनाए, देश का पहला चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ। सुकुमार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद से 2011 में अगर ममता बनर्जी इसी चुनाव आयोग से चुनाव जीतती है, 2016 में जीतती है, 2021 में जीतती है और 2024 में भी इसी चुनाव आयोग के देखरेख में देश में चुनाव हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी जब 2011 में जीती, 16 में जीती, 21 में जीती, तो अब ममता बनर्जी इस तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम न करे। ममता बनर्जी तो खुद सुप्रीम कोर्ट गई, ममता बनर्जी ने खुद पैरवी करी कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर उनकी ऑब्जेक्शन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं चुनाव आयोग को इस मामले में रोका? तो मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप जा गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को फ्री हैंड दिया है, बिहार में इतने बेहतर तरीके से हुआ, 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर करवा दिया है, तो अब चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। ममता बनर्जी ईमानदारी से जमीन पर चुनाव लड़े, हिंसा का सहारा न ले, जनता के ऊपर छोड़े, अपने 14 साल के 15 साल के कामकाज पर ममता बनर्जी जनता से वोट मांगे और जनता तय करेगी। अगर ममता बनर्जी को जनता को लगता है कि ममता बनर्जी ने काम किया है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं बताया है, झूठे वोटर नहीं बनाए, तो ममता बनर्जी को वोट मिलेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन ये जो लड़ाई है ये इंपॉर्टेंट है। आज देखिए रिजू जी, आप आ रहे, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा मनोज जी के पास जाऊं या ठीक है आप बोलिए, आप बोलिए, ठीक है बोलिए। देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार है मैं उनका सम्मान करते हुए कहूंगा कि उन्होंने एक बात कही अभी कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री हैंड दे दिया। हाँ। मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी और ममता बनर्जी जाने के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑब्जर्वर्स लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट एंड द इलेक्शन कमीशन, जो कभी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट फ्री हैंड देके पूरा छोड़ दिया है, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया है और बाकायदा मैं ये कह रहा हूं कि जितने डिमांड्स टीएमसी के थे, आधार इंक्लूड करना, क्लास 12 के मार्कशीट इंक्लूड करना, ये सारे इंक्लूड किए सुप्रीम कोर्ट ने।
तो एक तो झूठ ना कहे, वैसे भी इतना ही निवेदन करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये सब जवाब देना चाहते, जल्दी से जवाब, फिर मैं मनोज। अच्छा, एक चीज बताइए, आधार ऐड करने के बाद तेजस्वी यादव ने कौन सा झंडा गाड़ दिया चांद पे जाकर, कौन सा मार्स पे पहुंच गए, और वो क्या स्थिति हो गई भैया उनकी, जरा बताओ क्या कर लिया? मुंह के बल धरती में जाकर गिरे और बुरी तरीके से हार हुई रही। दूसरी बात उसकी, 700 से ज्यादा जजेस का एक ट्राइब्यूनल पैनल बनाया गया जो रोजाना काउंटिंग कर रहे हैं, और सब जुडिकेशन में अप्रोक्सीमेटली 60 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको काउंट करके जिस दिन हमारा तारीख है नॉमिनेशन के 6 तारीख, उससे पहले पूरा करना है। जाहिर है अभी तक कोई कमी किसी तरह का कुछ भी नहीं। ट्रस्ट डेफिसिट की जहां तक बात है, नेता सुबह शाम करते ही है। जो हार जाते हैं, जिनके भतीजे हार जाते हैं, जिनके बेटे हार जाते हैं, जो खुद हार जाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन को गाली देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। बट यहाँ पर अब तेजस्वी यादव से कुछ पूछे क्यों हारे, कहते इलेक्शन कमीशन की वजह से। अरे सबसे आसान एस्केप रूट है ये। नहीं, पर एक हारा कौन? अरे तेजस्वी हारा कौन? आपके ममता दीदी के भतीजे तेजस्वी यादव, और 2022 में ममता दीदी के भतीजे अखिलेश यादव। तेजस्वी केजरीवाल 2025 में ममता दीदी के इंडिया अलायंस रिजू जी, आप ये कह रहे हैं भले ही केजरीवाल हार गए हो, भले ही तेजस्वी यादव हार गए हो, ममता इज नॉट तेजस्वी, ममता जी इज नॉट अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की अगर तुलना देश की राजनीति में, और मैं ये न्यूट्रली कह रहा हूं, किसी से करे तो वो मोदी जी से करे। बाकी सब बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियंस है, बट तो जूनियर है। अच्छा, तो मतलब वो क्लियर कह रहे हैं इट इज मोदी वर्सेस ममता, ये बात समझ लीजिए, और किसी की तुलना नहीं होगी। देश के परिप्रेक्ष्य में तो चिल्लाने लगे थे। ये तो फिर बंगाल में बंगाल वर्सेस बीजेपी है, ये भी बता दें। बंगाल वर्सेस बीजेपी है। देश में अगर कंपैरिजन करना है तो मोदी जी से करना है, लेकिन देश के स्टैट्स पर जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो बंगाल की बात करने लगते हो। अब कहते हो कि नहीं देश की सबसे बड़ी नेता कैसे? एक सेकंड, कौन से हिसाब से सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टेचर? आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट अगर हैं, नवीन पॉलिटिकल स्टेचर बताता हूं, नवीन पटनायक जी उनसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। क्या? अरे गजब बात हो गई। मैं एक बार मनोज जी के पास जा रही हूं। ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। और अब कंपैरिजन सुनिए, इस देश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसने हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हुए स्टेट और सेंटर के 25 साल पूरे किए हो। उतने तो अभी अपने राज्य में नहीं पूरे किए, अब कंपैरिजन कर रहे हैं मोदी जी से जबरदस्ती। अब कहने लगो कल को क्या हम एक काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से कंपैरिजन करने लग रहे हैं, करते रहिए। मैं मनोज जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट। रिजू जी, आप और आपकी और शिवम जी की ये जो लड़ाई है ये चल रही है जारी, लेकिन मुझे उसमें एक और प्लेयर को लाना है, उन्हें कम मत समझिए आप। मनोज जी को की एंट्री करा लेते हैं जरा डिबेट में। मनोज जी जरा बताइए, आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपके नेता ने कहा है कि ये मौका है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सकता है चुनाव आयोग, ये प्रूव करे। आपको लगता है ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं है? ये वाले बयान अखिलेश जी क्या है? सुचारिता जी, किसी भी प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये वही देश का इलेक्शन कमीशन है, ये वही देश का इलेक्शन कमीशन है जो चंडीगढ़ में पूरे देश के ने देखा है कि किस तरह से चंडीगढ़ के जब मेयर का चुनाव था तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह वहां से हुआ। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया तब जाकर के वो निर्णय बदला। ये आपने हमने सबने देखा। और अगर देश के इलेक्शन कमीशन में इतनी शुचिता और पारदर्शिता देश के लोकतंत्र के प्रति, और नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी हो चुका है, अगर इतनी अगर प्रतिबद्धता है उनकी, तो उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तो निर्धारित किया था। देखिए मनोज जी, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं समीर जी। काका जी, समीर जी पूछ रहे हैं एक सवाल। मनोज काका जी, आप ये बता दीजिए 2024 लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है वो ये बताइए ना मुझे। अच्छी बात नहीं है। मैं समझूंगा कि सुचारिता हमसे सवाल करेंगे। मनोज जी, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, एक एक करके करेंगे। मनोज जी एक मिनट, मैं दरबारियों के सवाल का नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं, आप क्यों ऐसे दरबारी और ये सब शब्द इस्तेमाल झंडे गाड़ने वाली बात हो रही थी। इस देश के अस्मिता का झंडा और इस देश के दास्ता का झंडा देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के सामने दास्ता कर दी है भारत की। अभी समाज आज भारत की मनोज जी, अभी अखिलेश यादव का इतिहास, मुलायम सिंह यादव का इतिहास बताना शुरू करूं क्या आपको? अभी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का इतिहास बताना शुरू करूंगा आपको, तो आप जवाब दे पाओगे? आप ये बताइए ना, आप चुनाव आयोग को प्रश्न उठा रहे हो, बताइए। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप लोग एक एक अयोध्या से कैसे जीते? इलेक्शन कमिश्नर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य मनोज जी, मैं उस क्वेश्चन को समराइज कर देती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ शब्दों का चयन बहुत
सोच समझ कर करें, अच्छा नहीं लगता। मेरे सारे मेहमान हैं और मेरे लिए आप सबका सम्मान एक बराबर है। सुचारिता बहुत अच्छा बात करती हैं। नहीं, सबका सम्मान एक बराबर है। ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करें आप। मैं, अच्छा मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने कहा चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। मनोज जी मेरा सवाल सुन लीजिए, चुने हुए सांसद को भेड़ुआ और मनोज जी मेरे सवाल सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यूपी में समीर जी का सवाल था कि आप लोगों को 37 सीटें कैसे मिली, बीजेपी को कम मिली, तो वहां चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बीजेपी फैजाबाद हार गई अयोध्या के। ये बताइए, अगर कॉम्प्रोमाइज था तो सबसे पहले तो फिक्सिंग वही करते। हाँ जवाब दीजिए ना, दीजिए। सुचारिता देखिए कितना, आप कम से कम सच के साथ हैं, आप सत्ता के साथ नहीं, इसके लिए आपकी बात। हमें अगर 37 नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर पारदर्शी चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार में होती। हमारे नेता ने सड़क से लेकर सदन में यह बात कही। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि हम अगर उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट भी जीत जाएंगे तो भी हमारी इलेक्शन कमीशन उसके बाद के उपचुनाव का जिक्र कर दो मनोज काका जी। हम पीएम पे भरोसा नहीं है। अब मिल्कीपुर का जिक्र कर दो उसके बाद। हम पहले ऐसे राजनीतिक दल हैं जो देश के निर्वाचन आयोग को 18,000 एफिडेविट दिया हमने। ये बात करेंगे बीजेपी वाले। अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रक्रिया में डिलीशन का फॉर्म बीजेपी दफ्तरों से भरा जा रहा। हम लोगों ने कई जगह का उदाहरण दिया। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मैं पूछना चाहूंगा कितने जगह आपने कार्रवाई करी? ठीक है, जवाब ले रही हूँ, कितने जगह कार्रवाई करा आपने? और तो अब मैं जवाब दे दूं। मैं उनके बीच में इसीलिए नहीं बोला। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है, और काका जी भी यहीं से पास से ही आते हैं, तो उसका कहावत ये है कि भाई शक का तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। मुझे भी लगता है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया होता तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव होते, अखिलेश यादव नहीं होते। हुआ ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अपने खानदान में, अपने घर में ईमानदारी से चुनाव करा नहीं पाते। अपने घर वालों के माइक उखाड़ के फेंक देते हो, चाचा जी को एक तरफ कर देते हो। वहां अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो शिवपाल यादव अध्यक्ष होते या अखिलेश यादव कैसे बन गए? लेकिन भैया ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ना उनका परिवार है। ये देश का चुनाव है, उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पारिवारिक मामले में भी होता तो भी शिवपाल यादव जी अध्यक्ष होते, जिन्होंने पूरा जीवन मेहनत किया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन देश के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। अब आगे आता हूं, एक विषय बहुत साफ है। ये वो रोंदू बच्चे हैं, इनको पैदा होते इनको लगता है कि इनके पिताजी ने, इनके परिवार ने इतनी मेहनत करी है कि इनको पैदा होते इनके बच्चों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो, और जब तक वो हैं जब तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिल्कुल ठीक है। एक चुनाव हारते ही इलेक्शन कमीशन बेईमान, ऐसे नहीं हो सकता भाई। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। आपने अच्छा किया यूपी में 2024 में, अच्छा रिजल्ट आया। इस बार हम आपको हरा देंगे 2027 में। अच्छा ठीक है, तो ये रोना धोना बंद करो भैया। इस बार प्रीतम जी के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद मेरे को एक और खबर लेनी है। जरा प्रीतम जी को स्क्रीन पर लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रीतम जी जरा बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है ये अनफेयर है, कल चुनाव की तारीख को ऐलान हुआ और उसके बाद रात को आपने अधिकारी बदल दिए हैं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी? नमस्कार, मौका देने के लिए भी। देखिए ऐसे बोला नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, आपका पहला प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे के अनुसार हम लोग एक अलायंस में हैं। स्टेट में, राज्य में वही कुछ मुद्दों को रख के हम लोग एक लाइन में नहीं आ सके, इसलिए हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तबादले वाला बात है ना, तो ये सच है कि ये कानूनी तरीके से हुआ है, इसी को फुल राइट है ये करने का। पर मैं एक सवाल आपको ये भी करना चाह रहा हूं कि तबादला तो मिड टर्म गवर्नर को भी हुआ है, तो वो भी क्या रूलिंग डिस्पेंसेशन एट द स्टेट, उनका बात सुन के चल रहा था। ये मैं जवाब लेना चाहूंगा। दूसरा बात किससे लेना चाहेंगे आप सवाल? नहीं, ये जवाब आप किससे लेना चाहते हैं? जो तबादले कर रहे हैं शायद उन्हीं को जवाब देना चाहिए। नहीं तो उस तबादले पर तो टीएमसी ने कोई रोष नहीं जाहिर किया। उस तबादले पे तो कोई रोष नहीं हुआ। आपको रोष नहीं? नहीं, क्या वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं, सुनिए मेरी बात। रिजू जी आप बैठे हुए हैं, मैं इसलिए पूछूंगी। नहीं देखिए, मैं रिजू जी से पूछ लूंगी, वो वहां पे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो मैं मौका दे रही हूँ, आप ही से तो पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी जो बात कह रही है, आप उनके साथ खड़े हैं। आपने शुरुआती वक्तव्य में बोल दिया देखिए हमारे तो मुद्दे अलग अलग हैं, इसलिए हम कई मुद्दों में साथ हैं। लाइटर नोट जितना समय दे दिया उतनी तो सीटें नहीं आती इनकी। आप इनको ज्यादा समय दे रहे हैं, इनका कोई स्टेक ही नहीं। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं,
वो स्टेक आपको बाद में पता चल जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो तबादले वाला सिस्टम है ना, ये पिछला बार भी हुआ है। असलियत में क्या होता है, ये देखिए, मतलब आपकी रेलेवेंस इतनी है कि चैनल ने भी आपके नाम के नीचे समाजवादी प्रवक्ता लिख दिया। बताओ भाई, क्या ही तो हाल हो गया इनका। एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज आपके समझ में पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अल्टीमेट रिजल्ट में इसका कुछ फर्क नहीं आया है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन एट द स्टेट रहता है, वो स्टेट क्लेम करता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, और ये जो मसला है ना, ये बाइनरी में ही रह जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोनों के बीच में इसको मत रखिए। इससे बाहर भी प्लेयर है और उनको भी इतना हल्का से आप लोग मत लीजिए। ये भी एक पॉलिटिकल एंगल है। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज को हम लोग छूट गए, किस तरीके का राजनीति का इंडक्शन हो रहा है। 2-3 दिन पहले, मैं कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, जिस तरीके का राजनीति का इंडक्शन हुआ है, और उसके बाद वाला दिन एक बीजेपी का प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष बोलते हैं कि इस बार बम लाएंगे, गोले लाएंगे और मुख्यमंत्री के घर पे जाके अटैक करेंगे। ये इसके ऊपर हमको चर्चा आज मुझे लगता है करना चाहिए। नहीं, वो किस तरीके का आप अपने हमारी डिबेट का टॉपिक बदलना चाह रहे करेंगे, पर अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं तो प्रीतम जी, आप हमारी डिबेट का टॉपिक बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे जिसपे ममता बनर्जी बोल रही है। मैं ये चाह रही थी कि आप खुलकर समर्थन करें। देखिए, अखिलेश जी तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है ममता बनर्जी के समर्थन में। उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। रंजन चौधरी समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या रंजन चौधरी? स्टेट में अगर हम लोग कुछ इशू बेस्ड में अंतर रखते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, तो जो मुद्दे पे हम लोग समर्थन करेंगे, आपने बड़ा क्लियर कर दिया है भाई। देखिए ये क्लैरिटी है। अभी ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस नहीं खड़ा होना चाहती है, ये बड़ा क्लैरिटी नजर आ रही है, क्योंकि वहां अच्छा, मेरा ना, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं अब ये समर्थन का खेल सही चल रहा है। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपको समर्थन करता हूँ। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बताइए, समाजवादी वाली पार्टी है कहां? बंगाल में है क्या? ये शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं, चुनाव हारते ही गायब हो जाते हैं, फिर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। देते रहिए समर्थन, क्या होगा इससे? भाई, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी का भी कोई अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी वहां रह गई है क्या? लेफ्ट की कोई वाकई इंडिविजुअल आइडेंटिटी रह गई है? सारे मिलकर बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो 1-2 राज्य इनके पास बचे हुए हैं वो बचे रह जाए। नहीं बचेंगे भाई, उसके लिए तो जनता को सर्व करना पड़ेगा ना। हर दूसरे महीने दंगा, हर दूसरे महीने बुरा हाल, हर एक त्योहार पे जाकर जो है हाईकोर्ट को जाना पड़ता है बांग्लादेशियों के साथ, उनके समर्थन में। उनको अगर कोई दिक्कत होगी तो उनके लिए हम आंदोलन करेंगे। राज्य में सुनिए, सारे इकट्ठे होकर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बयान भी सुनाना चाह रही हूँ, और मैं रिजू जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जब डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम का भी हुआ है। तो एक बयान मैं जरा सुनाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जो असम के हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने जिस विषय पर उन्होंने बोला वो घुसपैठ से जुड़ा हुआ था। कल एनडीटीवी का पावर प्ले था और उसमें उन्होंने कहा एनडीटीवी के कार्यक्रम में कि मुसलमानों को लेकर उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो गलत है। उन्होंने जो बयान दिया आप भी सुनिए। उन्होंने कहा 30 साल से जो मेरा ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है वो भी एक मुसलमान है। एक बार इसे सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने घुसपैठ को लेकर बहुत सख्त लहजे में कहा है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोले। जरा ये सुनिए। प्रॉब्लम हो सकता है। India is a secular nation. Everybody has equal rights. तो मेरा प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। बट जब मियाँ मुसलमान आप एक वर्ड प्रीफिक्स कर देते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर है आज 30 साल से एक मुसलमान बेटा ही है। फॉर लास्ट 30 years मेरा गाड़ी का ड्राइवर एक मुसलमान बेटा ही है। तो मैंने ये बयान आपको सुनवाया हिमंता बिस्वा शर्मा का इसलिए क्योंकि कल जब 2 राज्यों में चुनावों का ऐलान हुआ है तो घमासान सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, वहां असम में भी है। और जो इस घुसपैठ के मुद्दे को लेकर वो बात कर रहे हैं, उसी को लेकर एक एसआईआर की प्रक्रिया है, और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती आई हैं। तो रिजू जी, अगर आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए, आपको लग रहा है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि इसी से ये लड़ाई शुरू हुई है, आपने कहा ये ममता वर्सेस मोदी का चुनाव है, लेकिन ये ममता वर्सेस ज्ञानेश कुमार हो गया है। देखिए सुचरिता जी, मैं एक सीधी बात कहता हूँ, घुसपैठ का मुद्दा सच में सीरियस मुद्दा है। अगर हमारे देश में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ये तो सच में बहुत बड़ा मुद्दा है, और देश के जो गृह मंत्री है उसको इस पे बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो बात पॉलिटिकल एक सवाल है मेरा,
और वो बीजेपी भी जवाब दे सकती है या कोई भी दे सकता है कि बीजेपी ने ये रेडियो चला रखा था, ये कैसेट चला रखा था कि बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भरे पड़े हैं। बहुत बढ़िया बात। अभी तो एसआईआर हो गया, 58 लाख नेम पहले कट गए, 60 लाख अंडर एडजुडिकेशन है। I challenge on a big channel like NDTV, Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah and Mr. Ganesh Kumar, ये तीनों एसआईआर बंगाल में होने के बाद अगर एक व्हाइट पेपर पे 10 नाम, 10 बांग्लादेशी और 10 रोहिंग्या ढूंढ के दे दे तो जो बोले वो। भाई चैलेंज एक्सेप्टेड है आपको? जवाब तो देना पड़ेगा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है कहाँ, कहा बांग्लादेशी और हाँ है देते। एक्सेप्टेड चैलेंज, वो कह रहे चैलेंज दे रहा हूं आपके चैनल पर, आप एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्टेड। दिल्ली में ही अभी एग्जैक्टली 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले 172 यहां से लोगों को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया सरकार, और बाकायदा पुलिस ने उनको पहले डिटेंशन सेंटर डाला और फिर उसके बाद डिपोर्ट किया गया। नाम चाहिए थे ना। और एक और चीज, अभी रुकिए ना, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला इसीलिए ताकि आप ना बोले। दूसरा, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है ही नहीं और हम कहते हैं कि एक घुसपैठिए को बाहर जाना पड़ेगा, एसआईआर होने के बाद सबको निकलना पड़ेगा, तो ममता दीदी ये किसके लिए कह रही हैं कि अगर आपके घर में कोई आपको निकालने आए, आपका वोट काटे, तो उसके लिए जो किचन में जो हथियार, किचन में जो चाकू छुरी है, इसी को हथियार बनाने ला? अपने प्रदेश में किसी के लिए डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। क्यों नहीं बनेगा डिटेंशन सेंटर? अगर बांग्लादेश, अरे कोई रिजू दत्ता के लिए क्या डिटेंशन सेंटर? वो तो बांग्लादेशियों के लिए। ठीक है, जवाब दे रहे वो। एक बयान और है, दूध देने वाले गाय की लात दिखानी पड़ती है। ये बांग्लादेशियों की लात कब तक खाते रहोगे भाई? बंगालियों का अधिकार है बंगाल पर, बांग्लादेशियों का नहीं। अच्छा ठीक है, जो बात रिजू जी आप खुद यहाँ पर चैनल पे मान रहे हैं कि भाई ये समस्या है और अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तो इनको हटाना चाहिए, तो फिर वो डिपोर्टेशन सेंटर क्यों बनाने से मना करती हैं? क्योंकि सुचरिता जी एकदम सीधा आंसर है। जब 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर आपके भी रिपोर्टर्स थे, वहां पर उनसे ये सवाल 3 बार पूछा गया था कि बंगाल में आप एसआईआर कर रहे हो, बंगाल में आपको कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया मिले? उनका ज्ञानेश कुमार के पास कोई जवाब नहीं है। तो मतलब बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही नहीं तो डिटेंशन सेंटर किस चीज के लिए बनाओगे? बीजेपी के नेताओं के लिए? अच्छा सुमीर जी को, एक मिनट रुकिए, 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड नहीं होता आपका। समीर जी को ले रही हूं। अवैध बांग्लादेशियों के लिए, अवैध नागरिकों के लिए, ठीक है। तो बनने के बाद इतना डर क्यों है भाई? रिजू दत्ता नहीं जाने वाले उसमें, अगर नहीं है तो डरो मत। अरे और अगर डर रहे हो तो है, अरे बताया ना दिल्ली से 150 तो अभी निकाले। एक सेकंड, और अभी डाउटफुल वोटर्स में है 60 लाख लोग, क्यों इतनी परेशानी? मेरा एक सवाल है, जबरदस्ती जज क्यों बन रहे हो भाई? 700 जजेस का काम ही है, क्यों रहे हैं? अरे भाई शिवम जी इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना, इतना अग्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं एक बार जरा समीर जी के पास जा रही हूं। लेट मी गेट द अदर गेस्ट आल्सो ना शिवम जी, ये सिर्फ डिबेट आपके लिए थोड़ी है, बाकी मेहमान भी तो आए हैं ना। हां नहीं ठीक है, वो आप ही से नहीं कह रहे हैं, वो बाकियों से भी कह रहे हैं। समीर जी जवाब दे सकते हैं। समीर जी जरा बताइए। रिजू दत्ता जी, अभी आप 2 बात बोल रहे थे। आप तो ये कहा कि भाई ये घुसपैठियों को किसी का अधिकार नहीं है, घुसपैठी बाहर होना चाहिए। तो जब गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी को इतनी बार चिट्ठी लिखी कि आप जमीन दीजिए, वहां पर हमें फिनिशिंग लाइन बनाना है, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय के लेटर को इग्नोर किया और जमीन बीएसएफ को अलॉट नहीं की। नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई घुसपैठिए कौन है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं देखने का। चुनाव आयोग का काम देखने का है कि वो वैध है कि नहीं है। उसके लिए अगर वो घुसपैठिया होगा तो गृह मंत्रालय तय करेगा, गृह मंत्रालय उसको बाहर करेगा। जो गृह मंत्रालय ने कहा था कि भाई डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो अब जब नए अधिकारी आए हैं वो क्या काम करेंगे? जो नए अधिकारी है उनकी दिक्कत ये है, डिटेक्ट करने का, डिलीट करने का काम गृह मंत्रालय का है और उसको डिपोर्ट करने का काम गृह मंत्रालय का है। नहीं, जो अब नए अधिकारी, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए और गृह मंत्रालय उन्हें बाहर करेगा। चुनाव आयोग ने उसको डिटेक्ट किया और डिलीट किया है, गृह मंत्रालय उसे डिपोर्ट करने वाला है। अच्छा, अभी मैं जवाब दे दूं समीर जी को? बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं समीर जी का बात मान लेता हूं। चलिए, डिटेक्ट किया है एसआईआर ने और उनको डिलीट और डिपोर्ट करेगा अमित शाह, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि डीजी बीएसएफ बोल के एक पोस्ट होता है जिनकी जिम्मेदारी है बॉर्डर को सिक्योर करना, जो अमित शाह जी के अंडर में आता है। काइंडली आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप अमित शाह जी के दफ्तर को बोलिए डीजी बीएसएफ को, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, डीजी बीएसएफ एक व्हाइट पेपर इशू कर दे कि बंगाल में इतना घुसपैठ हुआ है और डिलीट कीजिए, डिपोर्ट कीजिए, जो करना है कीजिए। मुझे लगता है अब जो प्रक्रिया है सर, देखिए अब अफसर बदले गए। अब इसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपने आप शुरू हो रही है, तारीखों का ऐलान हो गया। हम उम्मीद करें, देखिए ये सब बदलाव ठीक है, लेकिन जनता का मन नहीं बदल सकता। तो अगर वो टीएमसी के साथ है या बीजेपी के साथ है, वो वहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।